जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी वालों के लिए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे चुनिंदा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन यानी 80 प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह वाला प्रश्न आपकी एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका है एवं इस बार आने का यह संभावना है। तो यह प्रश्न को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाग में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा। कितना प्रश्न पूछूंगा? 4-5 प्रश्न पूछूंगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, भाग 18 में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है, आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब अभी तक भारत में टोटल ये पूछता है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है। तो भारत में अभी तक टोटल 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। कितना बार? 3 बार। पहला आपका लगा था 1962 ईस्वी में। पहला आपातकाल कब आपका लगा था? 1962 ईस्वी में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। भारत चीन का प्रथम जब युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, तब आपका आपातकाल का घोषणा लगाया गया था। दूसरा आपका लगा था 1971 ईस्वी में। दूसरा आपातकाल कब लगा था? 1971 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। तीसरा आपका लगा था 1975 ईस्वी में, जिसे इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था। अभी तक आपके भारत में टोटल 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। पहला आपका 1962 ईस्वी में, दूसरा आपका 1971 ईस्वी में, तीसरा आपका 1975 ईस्वी में। तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब पूछता है कि भारत में कितनी प्रकार के आपातकाल लगाया जा सकता है। तो भारत में आपका 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में एक तो आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। एक आपका होता है राज्य आपातकाल की सिर्फ राज्य में आपातकाल, जो भी राज्य के निवासी है सिर्फ वहां आपातकाल लगाया जाएगा। तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। पूछता है आपके एग्जाम में, पूछता है एसएससी जीडी के एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब आपके एग्जाम में संविधान से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले संविधान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान जो शुरुआत हुआ था वह नई दिल्ली से बनाना शुरुआत हुआ था। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। आप याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के जो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें 2 अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें 2 अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे? एक आपका स्थायी अध्यक्ष और दूसरा आपका क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आपके एग्जाम में क्या सवाल बनेगा कि जो संविधान सभा का मीटिंग हो रहा था उसमें टोटल कितने सदस्य थे, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो लगभग उसमें 389 सदस्य थे। उसमें लगभग कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। अब 389 से मुझे याद आया कि आपके एग्जाम में सवाल और क्या बन सकता है कि संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है। अनुच्छेद से आपके एग्जाम एसएससी जीडी में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान में टोटल आपका 300 कितना 395 अनुच्छेद है। लगभग कितना अनुच्छेद है? लगभग आपका 395 अनुच्छेद। अब प्लस में जो संशोधन किया गया है वो आपका है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल 18 माह 18 दिन का, 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका टोटल समय लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और संविधान का कभी कभी जनक पूछ देता है, तो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान सभा का जनक कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर, 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? लागू आपका किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि ताप्ती नदी से पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वह किस राज्य से होता है, मतलब ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है। ये भी आपका एग्जाम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकलता है। उससे पहले हम लोग क्लियर कर ले कहाँ कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलता है। कौन सा जिला से निकलता है? बैतूल जिला से। सतपुड़ा एक पहाड़ी है, वहां से आपका एक ताप्ती नदी निकलता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के एक सतपुड़ा पहाड़ी है आपका, वहां से एक ये निकलता है आपका ताप्ती नदी। अब यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब ताप पूछेगा कि ताप्ती नदी कहाँ जाकर समाप्त होता है या कहाँ गिरता है, तो ताप्ती नदी आपका अरब सागर में जाकर गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में आपका ताप्ती नदी जाकर गिरता है। और पूछेगा कि ताप्ती नदी जो ऐसी नदी है, नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, ज्यादातर जो नदियां भारत की है वो पूरब की ओर बहती है, पूरब उत्तर ऐसे हो गया, लेकिन जो ताप्ती नदी है वो आपका उल्टा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहती है? ताप्ती एवं नर्मदा नदी वो आपका पश्चिम की ओर बहती है, और यह नदी जाकर कहाँ में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब इसी इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में क्या बन सकता है? अब गंगा नदी के बारे में आपके एसएससी जीडी में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी के बारे में आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल तो हो गया। अब गंगा नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गंगा नदी आपका निकलता है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी एक जिला है, उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमनद से निकलता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से आपका गंगा नदी निकलता है। कौन सा नदी निकलता है? गंगा नदी निकलता है। और इस गंगा नदी का टोटल लंबाई आपका कितना है? लगभग 2525 किलोमीटर इसका भारत में टोटल लंबाई है। अब कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी हो जाएगा। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा हो जाता है? यमुना नदी हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा आपको किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का गंगा आपको गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को आपका दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए। अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बूढ़ी गंडक किस नदी को कहा जाता है? बूढ़ी गंडक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए। हम्म। और अभी तक आप लोग मेरे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको वीडियो के शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि पढ़ाई पहले जरूरी है, ठीक है ना। आपका मन अच्छा लग रहा है कि हाँ सर आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए मैं आपको जब तक आपका 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है ना, तो मैं आपको डेली 23 फरवरी तक इम्पोर्टेंट क्लास दूंगा, इम्पोर्टेंट जीके करवाऊंगा, इम्पोर्टेंट हिंदी ये सब करवाऊंगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलेगा, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है जो कि आपकी एसएससी जीडी में आ सकता है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार यानी अलाई दरवाजा किसने बनाया था? जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1311 ईस्वी ईसा पूर्व, 1311 ईसा पूर्व के आसपास में ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी, इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, यही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, अब आपके एग्जाम में बैंक से बनता है प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और पहले इसमें ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 25-30 आपको जीके क्लियर करवाएँगे, ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 25-30 में से कम आपका 15-20 सही हो जाए, ठीक ठीक है ना? चलिए, भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन-सा स्थापित हुआ? भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन-सा स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? सॉरी, कब स्थापित हुआ? भारत का जो पहला केंद्रीय बैंक हुआ, कब स्थापित हुआ? तो बैंक के बारे में भी कभी-कभी आपके पूछ देता है एग्ज़ाम में, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो भारत का पहला जो आपका केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई। भारत का जो पहला केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई नाम है। और आरबीआई का कभी-कभी पूरा नाम पूछ देता है, तो आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसी के साथ आपके एग्जाम में सवाल बनता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। तो पहले हम लोग आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो भारत का पहला जो केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई बैंक है, उसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसका जो स्थापना हुआ था, यहाँ पर पूछ रहा है, वो आपका हुआ था 1 अप्रैल, पूरी डेट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आपका भारत का पहला केंद्रीय बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय बैंक 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। पहले क्लियर कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो आपका आरबीआई बैंक है उसका स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हो गया, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए 1934 से हमारा क्या सवाल आ सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो 1934 में क्या आया था? बिहार में सबसे भारी भूकंप आया था। बिहार में सबसे भारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में बिहार का सबसे भारी भूकंप आया था। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड और भी फुल फॉर्म अभी आपको बता रहे थे। जैसे में आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी आपको जीएसटी का पूरा नाम बताया तो गुड एंड सर्विस टैक्स, एटीएम का भी कभी कभी पूछ देता है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आप लोग भी फटाफट जवाब देंगे, जो सवाल का जवाब है आपको आ रहा है। अब जैसे में आपके एसएससी जीडी जो एग्जाम लेता है उसमें झील से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। झील से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जैसे में वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे, ये आपका केरल में हो जाएगा। वेम्बनाड झील आपका कहाँ में स्थित हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। अब इसी से इंपॉर्टेंट और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको सवाल बता दे रहे हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे में नागताल झील कहाँ है? नागताल झील, तो नागताल झील आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। आप याद रखिएगा, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका 6 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया था? मतलब कभी कभी हिस्टोरी यानी पुराने समय का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किस मुगल बादशाह ने ईश्वर की छाया का उपाधि धारण कर लिया था? तो वो आपका बलवन ने धारण कर लिया था। किसने धारण कर लिया था? बलवन ने धारण कर लिया था। इससे यही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में बनेगा नहीं। तो इस प्रश्न का सिर्फ आंसर आप लोग याद रखिएगा, बलवन ईश्वर का छाया उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सिजदा और पैबोसो की प्रथा किसने शुरू किया था? हाँ, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिजदा और पैबोसो की प्रथा जो आपका शुरू किया था वो बलवन ने किया था। बलवन के बारे में ऊपर अभी हम लोग पढ़े, तो वही बलवन जो ईश्वर की छाया प्राप्त किया था, वही आपका सिजदा और प्लेबोसो एक प्रथा है वह शुरू किया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो और ये अलाउद्दीन खिलजी जो आपका जो अलाई दरवाजा ऊपर हम लोग बताए थे उसका स्थापना यही किया था। ठीक है, चलिए
आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा फटाफट हम लोग करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान है? मतलब विश्व में सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान मतलब वहां पर पेड़ पौधों का उद्यान है, वहां पर पेड़ पौधा क्या बोलते हैं, उपजाया जाता है, एक तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पर बिहार में ज्यादातर पशुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, उसी प्रकार से वहाँ वनस्पति उद्यान विश्व का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो वह आपका हो जाता है इंग्लैंड का क्यू गार्डन। इंग्लैंड का क्या हो जाता है? क्यू गार्डन हो जाता है। याद रखिएगा, यह आपका लंदन में पड़ता है। यह आपका कहाँ में पड़ता है? लंदन में पड़ता है। यहाँ पर आपको न जाने कितने प्रकार के वनस्पतियों का पेड़ पौधों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी प्रसिद्ध है इंग्लैंड का क्यू गार्डन, क्योंकि विश्व का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका कोलकाता तो भारत में भी हो जाता है, भारत का बहुत सारा ऐसा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में ऐसा एक सवाल बनता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग बताइएगा। सलाल परियोजना जो आपका स्थित है, ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। अब चिनाब नदी आपका कहाँ है और सलाल परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी किस राज्य में है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और सलाल परियोजना किस राज्य में हो जाएगा? वो भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से हो गया सलाल परियोजना। अब एक आपका आता है हीराकुंड परियोजना। क्या आता है? हीराकुंड परियोजना, और यह भारत का ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर है। ये आपका किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर है। और ये कहाँ में पड़ता है? तो ये आपका ओडिशा में पड़ता है। ये आपका कहाँ में पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला सवाल है 10 नंबर का आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सार्वजनिक सेवा आयोग से संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है जो आपका सार्वजनिक सेवा आयोग से संबंधित है? सार्वजनिक सेवा आयोग का मतलब है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ये सबसे संबंधित है। ऐसा कौन सा भाग है संविधान का? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका भाग 14 है। भाग 14 आपका सार्वजनिक सेवा यानी लोक आयोग सेवा से संबंधित है, यानी यूपीएससी ये सबसे संबंधित कौन सा है? भाग 14 है। भाग 14। अब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 308 से 323 तक के जो अनुच्छेद है उसमें सार्वजनिक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। जैसे में आपका कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है। जैसे में आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो रेलवे पुलिस फोर्स होता है। आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? रेलवे पुलिस फोर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फटाफट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई की तरह है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, वो आपका बलबन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बलबन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ताकसंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ताकसंद जो समझौता हुआ था वह आपका 1966 ईस्वी में हुआ था। जब 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उसी समय यह ताकसंद समझौता किया गया था। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को आपका ताकसंद समझौता किया गया था, ठीक है। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है? नृत्य से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह आपका राजस्थान में हो जाएगा। जैसे में कभी कभी भरतनाट्यम पूछ पूछ देता है, कभी कभी झिझिया पूछ देता है, कभी कथक पूछ देता है, तो कथक आपका कहाँ का हो जाता है? केरल का हो जाता है। कथक आपका कहाँ का हो जाता है? केरल का, ठीक है। जब आगे आएगा ऐसा एक दो क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरता है? अभी हम आपको ऊपर करवाए थे कि अरब सागर में गिरने वाला नदी आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका
ताप्ती ताप्ती और कौन सा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी ये आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और यह जो नदियां हैं यह पश्चिम की ओर बहती है। कौन से, जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछ दे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है, तो ताप्ती रहेगा तो ताप्ती सही, अगर नर्मदा रहेगा तो नर्मदा सही। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए। महानदी आपका कहाँ में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। कृष्णा वाला भी आपका काफी इंपोर्टेंट है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम आपको करवाए थे, जैसे में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपको ऊपर भी बता दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था वह हुआ था 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। अगर पूरी डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। अगला आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था। तो ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भले ही आपको इजी दिख रहा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जो आपका पहली बार जनगणना किया गया था वो किया गया था 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जो जनगणना किया गया था वह किया गया था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपके भारत की पहली बार जनगणना किया गया था। लेकिन आपका पूछ दे कि पूर्ण रूप से जनगणना कब किया गया था, तो 1881 ईस्वी में आपका पूर्ण रूप से मतलब अच्छे ढंग से जनगणना किया गया था। लेकिन स्टार्ट जो आपका हुआ था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए। अगला आपका 17 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। जैसे में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक योजना है, उस पर पूछ रहे कि लोगो किसका है, तो उस पर लोगो है शेर का। किसका लोगो है, शेर का लोगो है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछेगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा प्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका ऊंचाई आपका हो जाएगा 183 मीटर। इसका ऊंचाई आपका कितना है, 183 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का ऊंचाई 183 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है 19 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप लोग भी देख लीजिएगा एवं आप लोग भी कमेंट में बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी, अगर पूरी डेट की बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को ये जो लड़ाई हुआ था यह बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध पूछेगा तो 1764 ईस्वी में, और पानीपत का 15 प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 ईस्वी में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए, आपका अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सभी व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अनुच्छेद 21 के तहत आप उससे शादी कर सकते हैं। या जीवन जीने का अधिकार मतलब आप किसी को मार नहीं सकते, ये उसका अपना अधिकार है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह आपका आता है अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 21 नंबर सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है। तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखिएगा, हम लोग लाल ग्रह के नाम से मार्स यानी मंगल को जानते हैं। या कभी कभी गुलाबी ग्रह भी दे देता है, क्या दे देता है, गुलाबी ग्रह। कैसे दे देता है, अब गुलाबी ग्रह भी हम लोग किसको कहते हैं, गुलीबी लिखा गया। अच्छा, गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, मंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। जो मंगल का सतह है वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, वो जिसके कारण मतलब उसका सतह देखेंगे तो गुलाबी दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लोग गुलाबी ग्रह या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह मरकरी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, ये वाला जो नृत्य वाला है इसको थोड़ा खास करके देखिएगा, क्योंकि नृत्य से ज्यादातर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, देखिए।
मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो आपका केरल से संबंधित है। वो आपका कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे पूछते हैं, जैसे भरतनाट्यम तो वो आपका तमिलनाडु से हो जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत कहाँ किया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत कहाँ से किया था? तो वो आपका साबरमती आश्रम से किया था। कब किया था? तो वो आपका किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्ट आपका दांडी मार्च किए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे में चंपारण सत्याग्रह पूछता है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, ठीक है ना। चलिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए भारत का सब मिनट 1 मिनट, हाँ। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सभी बच्चे को पता है, ये आपका थार रेगिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थार रेगिस्तान। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में, ठीक है। अब ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक हम लोग डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और हरित क्रांति का संबंध किससे? तो ये आपका फसल से। इसका संबंध किससे है? फसल से है, या गेहूं उत्पादन से भी इसका आता है, ठीक है। चलिए अगला ये जो किताब है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो ये आपका कौन सा हो जाएंगे बताइए। तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र है। उसका लेखक कौन है? नील दर्पण के नाटक के दीनबंधु मित्र है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब ये तो लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। मतलब किसके लिए बनाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह को देखते हुए यह बनाया गया था 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अब रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यह जन गण मन के रचयिता है। यह किसके रचयिता है? जन गण मन के रचयिता है बंकिम चंद्र। यह वंदे मातरम के रचयिता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला आपका 27 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। किस धातु को चांदी के समान सफेद धातु कहा जाता है? तो हम लोग किसको, मतलब कौन सा धातु को हम लोग चांदी के समान सफेद धातु कहते हैं? तो वो आपका प्लेटिनम होता है, जो कि सोना से भी महंगा आपका होता है, ठीक है। 28 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है एवं इम्पोर्टेंट है, कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है ना। थोड़ा फटाफट हम लोग कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह आपका शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। 30 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एवं आज का लास्ट प्रश्न है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये साइंस से आपका आ गया कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब इसी में एक एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है, जिसका पूरा नाम पूछा जाता है कभी कभी। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट कमेंट में। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में, ठीक है ना। कल आपका और भी इम्पोर्टेंट पूरा कल आने वाला है, जीके मैथ हिंदी रीजनिंग पूरा टोटल का वीडियो आने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कितना सही किए, और अभी तक छूटा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।